हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आपकी पेपर फर्स्ट की लास्ट क्लास होगी, आखिरी क्लास होगी पेपर फर्स्ट की। ठीक है, और आपकी जो परीक्षा है, आपका जो फर्स्ट पेपर है वह 3 बजे से आपका पेपर है, 4:30 बजे तक पेपर होगा। 1.5 घंटे का पेपर है, फुल ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। 100 प्रश्न होंगे, कल ही मैंने बताया था परसों। 75 प्रश्न, आपको कोई भी 75 प्रश्न आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें ये 500 एमसीक्यूज हैं। जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक किए हैं, नहीं किए हैं, छूट गए, सारे प्रश्न इसमें आपको मिलने वाले हैं। अच्छा, ये जो पीडीएफ है, इसमें ये जो आंसर रहेगा वो आपको सामने इधर दिखाई पड़ेगा। क्यों आंसर इसमें पहले से क्यों लिखा है सर? इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारे पेड विद्यार्थी हैं उनको यह पीडीएफ पहले ही फॉरवर्ड की जा चुकी है, तो उनको आंसर साथ में देना पड़ता है। चलिए, तो ये हमारे पूरे 500 प्रश्नों का संग्रह है, जिसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से फास्ट, सुपर फास्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप पेपर देने जा रहे हैं, समय आपके पास है नहीं, तो बस फटाफट से पढ़ते चले जाओ। उपनिषद का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा। चारों वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति था। क्या था? आध्यात्मिक उन्नति। उपनयन संस्कार कब किया जाता था? विद्या समाप्ति। उपनयन संस्कार कब किया जाता था? गुरुकुल में प्रवेश के समय उपनयन संस्कार होता था। हमने आपको अलग अलग करके समझाया भी है कि अलग अलग जो वर्ण के लोग बच्चे होते थे, उनके हिसाब से उनको प्रवेश दिया जाता था, उनकी आयु के अकॉर्डिंग अलग अलग। ठीक है, अलग अलग वर्ण के बच्चों को अलग अलग आयु पर गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था, तब उनका उपनयन संस्कार होता था। वैदिक काल में समापवर्तन संस्कार होता था शिक्षा पूरी होने पर, जब बालक गुरु के घर से अपने घर वापस लौट रहा होता था। 12 वर्ष तक अध्ययन करने वाले को स्नातक कहते थे। क्या कहते थे? स्नातक। और जो 12 वर्ष तक अध्ययन करता था वो सिर्फ एक वेद का अध्ययन करता था। बौद्धकालीन शिक्षा जो है वह मठों और विहारों में प्रदान की जाती थी। बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना था। संसार का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला। संसार का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला था। मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के माध्यम मदरसे और मकतब हुआ करते थे। मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे, मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में बिस्मिल्लाह खानी रस्म जो है, जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था और उसे मकतब में प्रवेश के लिए ले जाया जाता था, तो उसका बिस्मिल्लाह नामक रस्म उससे कराई जाती थी, मतलब होती थी। मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। मकतबों में जो शिक्षा थी वह बिस्मिल्लाह संस्कार से शुरू होती थी। कलकत्ता मदरसा की जो स्थापना है 1781 ईस्वी में हुई थी। श्रीरामपुर त्रिमूर्ति के नाम से कैरे, वार्ड, मार्समैन, ये 3 लोग प्रसिद्ध थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। वास्को डिगामा ने कालीकट नामक स्थान पर अपना डेरा 1498 में डाला था। मैकाले गवर्नर जनरल के कानूनी सलाहकार के रूप में भारत आया था 1834 में। कई जगह यहाँ पे आपको देखिए कानूनी सदस्य भी दिया हुआ, कई बुक्स में इसको कानूनी सदस्य दिया है और सलाहकार भी दिया है, तो आप इसमें सलाहकार को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, सलाहकार मान करके चलेंगे। एडम ने जो अपनी दूसरी रिपोर्ट दी थी वह 1836 में दी थी। कब? 1836 में। भारत में आधुनिक शिक्षा का जो बीजारोपण हुआ वह सन 1813 ईस्वी के चार्टर से हुआ था। ऑप्शन बी राइट है, ये यहाँ पे गलत है। ऑप्शन बी 1813। वुड का आज्ञा पत्र कब प्रकाशित हुआ? 19 जुलाई 1854 ईस्वी को वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 3 फरवरी सन 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 27 जनवरी 1902 को की थी। ऑप्शन ए इज द राइट वन। भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की स्थापना का सुझाव कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया था। किसने? भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की स्थापना का सुझाव कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने
दिया था। बुनियादी शिक्षा का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य किसके द्वारा रखा गया? महात्मा गांधी के द्वारा रखा गया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन 4 नवंबर 1948 ईस्वी को हुआ था। माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो नियुक्ति है वह सन 1952 को हुई थी, 1952 को हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन 14 जुलाई सन 1964 को हुआ था। अगला प्रश्न है एनईपी 2020 किसकी अध्यक्षता में लाई गई? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एनईपी 2020 आई। एनईपी 2020 का स्ट्रक्चर 5334 का है। एडम की दूसरी रिपोर्ट का जो कार्यक्षेत्र था वह थाना नत्तूर था। कौन सा? थाना नत्तूर। वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ 19 जुलाई 1854 को, 19 जुलाई 1854 को। वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र है। किसने कहा? रिचे ने कहा। किसने कहा? रिचे ने कहा। वुड का घोषणा पत्र एक लंबा अभिलेख था, 100 अनुच्छेदों का एक लंबा अभिलेख था। वुड का जो घोषणा पत्र था कितने अनुच्छेद थे? 100 अनुच्छेद थे। भारतीय शिक्षा आयोग का जो गठन है वह लॉर्ड रिपन ने किया था। किसने? लॉर्ड रिपन ने किया था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति लॉर्ड कर्जन ने की थी। किसने की? लॉर्ड कर्जन ने की थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? 21 मार्च 1904 को पारित हुआ था। सैडलर कौन थे? सैडलर लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे। लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे। सैडलर कमीशन ने अपने प्रतिवेदन में संस्तुति की है। किस बात की? इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के संबंध में और बम्बई विश्वविद्यालय के संबंध में, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालय के संबंध में, कुल मिलाकर के सभी विश्वविद्यालयों के संबंध में सैडलर कमीशन ने अपने प्रतिवेदन में, रिपोर्ट में इन्होंने रिकमेंडेशन दी है। गांधी जी की विश्व प्रसिद्ध शिक्षा का प्रकाशन हरिजन पत्रिका में 31 जुलाई 1937 में हुआ था। वर्धा शिक्षा योजना में शिक्षण का मुख्य आधार शिल्प था। क्या था? शिल्प, हस्त उत्पादक कार्य। शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो बालक और मानव से सर्वोत्कृष्ट शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक गुणों को बाहर ला सके। यह कथन महात्मा गांधी जी का है। किसका है? महात्मा गांधी जी का है। वर्धा शिक्षा योजना मानी जाती है, देखिए बेसिक शिक्षा कहो, बुनियादी तालीम कहो, बुनियादी शिक्षा कहो, ये सारे नाम वर्धा शिक्षा योजना के ही हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन फरवरी 1938 में किया गया। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन फरवरी सन 1938 में किया गया था। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष सर जॉन सार्जेंट ने शिक्षा संबंधी रिपोर्ट 1944 में इन्होंने प्रस्तुत की थी। 1944 में युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना मानी जाती है। सार्जेंट योजना 1944 युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना मानी जाती है। सार्जेंट प्रतिवेदन में 12 खंड थे। कितने खंड? 12 खंड थे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई? 4 नवंबर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई। कोठारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति सरकार को भेजा 29 जून सन 1966 को। ठीक है, 29 जून सन 1966 को भेजा था। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद का कथन है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। किसने कहा? जॉन डीवी ने कहा। ठीक है, शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है शिक्षा विद्यालय में प्राप्त होने वाला ज्ञान है। यह शिक्षा का संकुचित अर्थ है जिसमें सब कुछ फिक्स होता है, समय फिक्स होता है, सिलेबस फिक्स होता है, आने जाने का समय फिक्स होता है। ठीक है, और एक निश्चित आयु तक ही हम विद्यालय भी जा पाते हैं। वैदिक मंत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? वैदिक मंत्रों को 4 भागों में बांटा गया है। परंपरा प्रापरम योग जो है गुरु शिष्य परंपरा है। ये क्या है? परंपरा प्रापरम योग। ये क्या है? गुरु शिष्य परंपरा है। कौन सा वेद ज्ञान कांड की व्याख्या करता है? ऋग्वेद जो है या ज्ञान कांड की व्याख्या करता है। वैदिक काल में मुख्यतः कितने प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा का उल्लेख मिलता है? तो इसमें 3 प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा का उल्लेख
मिलता है। इन क्वेश्चंस को हम पहले डीप में समझा चुके हैं। वैदिक काल में गुरुकुल में प्रवेश के समय जो संस्कार होता था वह उपनयन संस्कार था। बौद्ध काल में 8 वर्ष की आयु में पबजा संस्कार होता था। पबजा संस्कार किससे रिलेटेड है? तो यह बौद्ध काल से 8 वर्ष की आयु में होता था। और मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का आरंभ बिस्मिल्लाह खानी की परंपरा के बाद होता था, यानी कि बिस्मिल्लाह नामक रस्म से होता था। कलकत्ता मदरसा की जो स्थापना है सन 1781 में हुई थी। गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दिया था। मैंने इसको डिटेल में समझाया था कि गति निर्धारक स्कूल क्या होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सामान्य केंद्रक यानी कि कॉमन कोर में स्थान दिया है। तो इन्होंने लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता, पर्यावरण का संरक्षण एवं वैज्ञानिक स्वभाव का विकास, इनको जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 1986 ने सामान्य केंद्रक में स्थान दिया है। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। 10+2+3 शिक्षा संरचना में +2 पर मूल रूप से कितने वर्ग किए गए हैं? तो यहाँ पे 2 वर्ग किए गए हैं। सामान्य स्नातक शिक्षा को 3 वर्षीय क्यों किया गया? युवकों को पूर्ण ज्ञान देने हेतु इसको 3 वर्षीय कर दिया गया। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई थी 1968 में। 1968 में भारत में तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है यह तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। यूजीसी का पूरा नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। 1986 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल्यांकन राममूर्ति आयोग को सौंपा गया था। किसको? राममूर्ति आयोग को। सन 1992 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधित स्वरूप पेश किया गया? आप सभी को पता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ही स्वरूप पेश किया गया 1992 में। 1986 की नीति में ही संशोधन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के संशोधित कार्यक्रम को 23 खंडों में बांट दिया गया। 23 खंडों में बांट दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राममूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। तो वह 7 मई 1990 को। कब हुआ? 7 मई 1990 को। संसद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श प्रारंभ हुआ था 1968 में। कब हुआ? 1968 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो वह अनुच्छेद 45 है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 45। शिक्षा में जवाबदेही की संकल्पना सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। यहाँ तक बात क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा पूरे देश निम्न शैक्षिक ढांचे को अपनाने का सुझाव दिया गया। तो 10+2+3 को, पूरे देश में 10+2+3 के स्ट्रक्चर को अपनाने पर सुझाव दिया गया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना निर्मित की गई थी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। कौन सी योजना? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। प्रारंभ में ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर के विद्यालयों में सुधार के लिए बनाई गई थी? तो वह प्राथमिक जो विद्यालय थे उनमें सुधार हो सके, इसलिए ब्लैक बोर्ड योजना बनाई गई थी। उच्च प्राथमिक स्कूलों को ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जा रही है? 40,000 रुपए दी जा रही है। ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर सन 1992 में लागू किया गया। 1992 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई? 1990 तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा योजना 1986 में सन 1995 तक कितने प्रतिशत छात्र छात्राओं को व्यावसायिक धारा में लाने की घोषणा की गई थी? 25। ठीक है, कितने? 25% छात्र छात्राओं को व्यावसायिक धारा में लाने की घोषणा की गई थी। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को सन 2005 तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्च प्राथमिक शिक्षा
कक्षा 6 से 8 को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई? 1995 तक। कब तक? 1995 तक। कोठारी शिक्षा आयोग ने अपनी संस्तुतियों को 8 खंडों में प्रस्तुत किया है। कितने? 8। आयोग ने राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का कौन सा कार्यक्रम निश्चित किया? पंचमुखी कार्यक्रम निश्चित किया था। शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र संपूर्ण शिक्षा है। क्या है? संपूर्ण शिक्षा। किस आयोग का विचार था कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए? तो वह शिक्षा आयोग था। ठीक है, शिक्षा आयोग का विचार था कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। मुदालियर आयोग यह अनुशंसा नहीं करता कि विद्यार्थियों की केवल मानसिक प्रगति का आकलन किया जाए। दूसरी बात है जो केवल है, ये आंसर खतरनाक होते हैं, कुल मिलाकर के यही बाहर जाते हैं। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को जो है कि 7 समूहों में विभाजित कर दिया। कितने समूहों में? 7 समूहों में। नई शिक्षा नीति 1986 में कितने भाग थे? उसमें 12 भाग थे। कितने? 12। जनार्दन रेड्डी समीक्षा समिति का गठन 1992 में हुआ। जनार्दन रेड्डी समीक्षा समिति का गठन 1992 में हुआ। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को कानूनी अधिकार प्रदान करने की बात नई शिक्षा नीति 1986 ने की थी। पीओए 1992 में कितने भाग हैं? 23 भाग हैं। कितने हैं? 23। MERUS का पूर्ण रूप बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय है। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। वर्तमान 10+2 स्कूल पाठ्यक्रम को एक नए पाठ्यक्रम में बदल दिया गया है। वह हमारा 5334 का स्ट्रक्चर है NEP 2020 के अकॉर्डिंग। परख का मतलब होता है समग्र विकास के लिए प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण। ऑप्शन बी जो है वह राइट हो जाता है। NEP 2020 का लक्ष्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 50% करना है 2035 तक। 2035 तक। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का प्रतिवेदन, सुझाव एवं सूचना का सतत स्रोत रहा है। भारतीय शिक्षा के इतिहास में इसकी महत्ता असीम है। यह कथन आर्थर मैथ्यू का है। आर्थर मैथ्यू का है। किस दृष्टिकोण से मानव जीवन सरल हो गया? वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण मानव जीवन सरल हो गया। किस दृष्टिकोण से मानव जीवन में हास दृष्टिगत होता है? तो नैतिकता का दृष्टिकोण है या आध्यात्मिकता की वजह से भी यहाँ पे इन सब दोनों चीज़ों की यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है सामाजिक समस्याएं जो चिंता का विषय बनी हुई हैं, तो इसमें आतंकवाद, युद्ध, अत्याचार, ये सभी जो हैं ये सामाजिक समस्याएं हैं जो चिंता का विषय हैं। भारतीय संस्कृति किन कारणों से त्रिवेणी कही जाती है? भारतीय संस्कृति वेद के कारण, तंत्र के कारण, योग के कारण, इन सभी के कारण क्या कही जाती है? त्रिवेणी कही जाती है। हम अपनी प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं को किस प्रकार जीवित रख सकते हैं? तो हम इनको भारतीय चिंतन में निहित बातों को समझ करके, भारतीय विविधताओं को सम्मान देते हुए उनमें एकता स्थापित करके क्या कर सकते हैं? जीवित रख सकते हैं। ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाता है। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का जो समय है वो आज कल का नहीं है, हजारों वर्ष पुराना है। कैसा है? हजारों वर्ष पुराना है। हम भारतीय एक बार पुनः विश्वगुरु बन सकते हैं। ज्ञान परंपरा का अध्ययन करके तथा आधुनिक विज्ञान, प्रबंधन सहित सभी क्षेत्रों का अध्ययन करके हम पुनः एक बार फिर से विश्वगुरु बन सकते हैं। हम अपनी ज्ञान परंपरा को बचा सकते हैं। मानसिकता को बदल करके, भारतीयता को अपना करके, वेद मूलक शिक्षा से प्रेरणा लेकर के हम अपनी ज्ञान परंपरा को बचा सकते हैं। ज्ञान परंपरा या दार्शनिक चिंतन जो है वह 3 अनुभागों में वर्गीकृत है। कितने अनुभागों में वर्गीकृत है? 3 अनुभागों में वर्गीकृत है। भारतीय ज्ञान परंपरा का सार किसे कहा गया है? तो देखिए, सत्य या तत्व सृष्टि का मूल कारण है। भारतीय ज्ञान परंपरा का सार क्या है? सत्य या तत्व सृष्टि का मूल कारण है। ज्ञान या प्रकाश सत्य को जानने की प्रक्रिया है। अमृत या परम शुभ हेतु आचरणगत नियम जानना, ये क्या है? ये भारतीय ज्ञान परंपरा के सार माने गए हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा का सार यही है। वेदों या शब्द प्रमाण के आधार पर ज्ञान परंपरा का वर्गीकरण जो किया गया है वह वेदों में विश्वास रखने वाला आस्तिक कहलाता है, वेदों में विश्वास न रखने वाला नास्तिक कहलाता है।
ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। मुक्ति का अर्थ है भौतिक सुख से व्यक्ति मुक्त हो जाए तथा दुख के भाव से भी मुक्त हो जाए, ये होता है मुक्ति का अर्थ। भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वह भारतीय दर्शन में समाहित है, भारतीय दर्शन में समाहित है। मीमांसा का अर्थ क्या होता है भाई? मीमांसा का अर्थ होता है गहन विचार, परीक्षा एवं अनुसंधान। साविद्या या विमुक्तये का अर्थ है जो मुक्ति का पथ प्रशस्त करे वही विद्या या ज्ञान है। ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। वेदों का अंतिम अंश उपनिषद को माना जाता है। वैदिक मंत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? वैदिक मंत्रों को 4 भागों में बांटा गया है। किस उपनिषद में मनुष्य जीवन के समस्त ज्ञान को विद्या कहा गया है? तो वह मुंडक उपनिषद है। कौन सा उपनिषद है? मुंडक उपनिषद में मनुष्य जीवन के समस्त ज्ञान को विद्या कहा गया है। उपनिषद ज्ञान का लक्ष्य है, उपनिषद ज्ञान का लक्ष्य ब्रह्म और आत्मा की एकता है, ब्रह्म और आत्मा की एकता है। पराविद्या एवं अपराविद्या का वर्गीकरण किस रूप में किया गया है? तो इसका जो वर्गीकरण है वह आध्यात्मिक ज्ञान एवं व्यावहारिक ज्ञान के रूप में किया गया है, क्योंकि पराविद्या आध्यात्मिक ज्ञान की बात करता है और अपराविद्या जो है वह इस भौतिक जगत, इस व्यवहारिक ज्ञान की बात करता है। किसके अंतर्गत सृष्टि के मूल कारण पर विचार किया गया है? तो तत्वमीमांसा के अंतर्गत सृष्टि के मूल कारण पर विचार किया गया है। किसके सम्मिलित रूप को त्रिपुटी सवित कहा जाता है? ज्ञाता, ज्ञेय एवं ज्ञान के सम्मिलित रूप को त्रिपुटी सवित कहा जाता है। ज्ञानेन मुक्ति का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति से ही मुक्ति संभव है, ज्ञान प्राप्ति से ही मुक्ति संभव है। किसको नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया है? चार्वाक, जैन एवं बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। वेद और उपनिषदों के सार की संज्ञा दी गई है। श्री भगवत गीता को वेद और उपनिषदों के सार की संज्ञा दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, यह कथन स्वामी विवेकानंद का है, स्वामी विवेकानंद का है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने गुरु शिष्य परंपरा को क्या बताया है? परंपरा पराक्रम योग बताया है। भारतीय ज्ञान परंपरा के जो मुख्य निर्धारक हैं वो शब्द और प्रमाण हैं, शब्द और प्रमाण हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना। बालक का सर्वांगीण विकास प्रकट होता है उसके व्यवहार से प्रकट होता है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है 3 से 8 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। सब पढ़ें सब बढ़ें किस योजना को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है? तो यह SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। प्राचीन काल में शिक्षा का जो परिचय है वह गुरुकुलों से प्राप्त होता है। कहाँ से? गुरुकुलों से प्राप्त होता है। प्राचीन काल में विद्या का संस्कार किस उच्चारण से आरंभ होता था? प्राचीन काल में विद्या का जो संस्कार है वह ओम नमः सिद्धम से शुरू होता था। ओम होना चाहिए था यहाँ पे, ओम नमः सिद्धम। प्रश्न कहता है प्राचीन शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम में मुख्यतः कौन विषय शामिल थे? तो इसमें वेद, वेदांग, व्याकरण, साहित्य, छंद, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा ये सभी इसमें शामिल थे। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। भारत में शिक्षा पद्धति ने किस काल में नवीन शिक्षा ग्रहण किया है? तो यह ब्रिटिश काल में। ठीक है, किस काल में? ब्रिटिश काल में नवीन शिक्षा ग्रहण किया है। ज्ञान के व्यवहार में अनुप्रयोग की प्रक्रिया ही शिक्षा तकनीकी है, यह कथन E.M. बूटर का है, E.M. बूटर का है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में वैदिक शिक्षा की उपयोगिता क्या है? वैदिक शिक्षा, शिक्षा को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना, शिक्षा का संकुचित एवं व्यापक अर्थ, विस्तृत पाठचर्या और विशिष्टीकरण का शुभारंभ। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाता है। प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य थे ज्ञान का विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, स्वास्थ्य संरक्षण, संवर्धन करना। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाता है। प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषता है निःशुल्क शिक्षा, ज्ञान का विशिष्टीकरण था, उत्तम शिक्षण विधियों का भी विकास हुआ। ये सभी प्राचीन भारत में शिक्षा की मुख्य विशेषताएं थी। ऑप्शन डी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन।
प्राचीन भारत में छात्रों का शिक्षण स्थान होता था गुरुकुल। क्या होता था? गुरुकुल, जहाँ से हमें जो है कि शिक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। अभी से रिलेटेड प्रश्न भी था ऊपर। प्रश्न कहता है प्राचीन भारत में शिक्षा का अंतिम और अति महत्वपूर्ण उद्देश्य था मनुष्य का आध्यात्मिक उन्नति करना। मनुष्य का आध्यात्मिक उन्नति करना। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा। चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है वह ऋग्वेद है। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति करना था। और वैदिक काल में गुरुकुलों में क्षत्रिय बच्चों का प्रवेश किस आयु पर होता था? वैदिक काल में गुरुकुलों में क्षत्रिय बच्चों का जो प्रवेश है वह 10 वर्ष की आयु में होता था। कितने वर्ष की आयु में? 10 वर्ष की आयु में। ठीक है। और अभी जैसे क्षत्रिय बच्चों का तो 10 वर्ष की आयु पर होता था और 12 वर्ष की आयु पर किनका प्रवेश होता था? 12 वर्ष की आयु में वैश्य बच्चों का प्रवेश होता था। वैश्य बच्चों का प्रवेश जो है कि गुरुकुल में होता था 12 वर्ष पर। और 8 वर्ष की आयु में ब्राह्मण बच्चों का प्रवेश होता था। बताते चलते हैं आपको। ब्राह्मण बच्चों का प्रवेश, देखिए सुनिए हमारी बात। उच्च शिक्षा में प्रवेश की जो आयु थी वो वर्ण के अकॉर्डिंग निर्धारित थी। 8 वर्ष की आयु में ब्राह्मण बच्चों का प्रवेश होता था, 10 वर्ष की आयु पर क्षत्रिय बच्चों का और 12 वर्ष की आयु में वैश्य बच्चों का प्रवेश गुरुकुल में होता था। और प्रवेश के समय बच्चों का उपनयन संस्कार भी होता था। उपनयन संस्कार कब किया जाता था भैया? गुरुकुल में प्रवेश के समय होता था। देखिए 500 प्रश्न है, कुछ प्रश्न आपको डबल मिल जाएंगे, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो डबल भी हो सकते हैं क्योंकि 500 प्रश्न है और केवल 17 18 शायद 14 15 16 चैप्टर्स हैं। तो इसी में से 500 प्रश्न निकाले गए हैं, तो जाहिर सी बात कोई बड़ी बात नहीं कि डबल होना। तो ठीक है, 18 टोटल चैप्टर हैं आपके, कुछ प्रश्न डबल हो सकते हैं। तो वैदिक काल में विद्याध्ययन प्रारंभ करने से पहले जो संस्कार होता था वह उपनयन संस्कार होता था। हालांकि विद्यारंभ संस्कार होता था लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, केवल उपनयन उसी से रिलेटेड है तो उपनयन हो जाएगा हमारा। ठीक है। पराविद्या का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था आध्यात्मिक विकास करना। आध्यात्मिक विकास करना। शिक्षण संस्था टोल में दी जाती थी, तो यह शिक्षण संस्था टोल जो हुआ करती थी उसमें संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी क्योंकि टोल संस्कृत शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। वैदिक काल में समापवर्तन संस्कार शिक्षा पूरी होने पर होता था। ये क्वेश्चन डबल है। परिव्राजाचार्य हैं, भ्रमण करने वाले आचार्य को परिव्राजाचार्य कहते हैं। वैदिक शिक्षा की विशेषता यह है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हुआ, बाहरी नियंत्रण से मुक्त शिक्षा थी, किसी का कंट्रोल नहीं था, निःशुल्क शिक्षा थी। ये सभी क्या हैं? ये वैदिक शिक्षा की विशेषताएं यहाँ पे दी गई हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा का जो आधार है वह वेद थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा का आधार वेद थे। वैदिक काल में शिक्षा का जो प्रारंभ है वह ऋग्वेद से हुआ। कहाँ से हुआ? ऋग्वेद से हुआ। वैदिक काल में शिक्षा सामाजिक व्यवस्था पर आधिपत्य था, ब्राह्मणों का आधिपत्य था। किसका? ब्राह्मणों का। वैदिक काल में शिक्षा मुख्यतः ऋग्वेद पर आधारित थी। वेदों में शिक्षा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो यह विद्या, ज्ञान, बोध और विनय के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। वैदिक काल में जीवन का मुख्य लक्ष्य था मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति। वैदिक काल में जो शिक्षा थी वह मौखिक थी। क्या थी? शिक्षा मौखिक थी। वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य था ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना का विकास करना। ऑप्शन जो बी है वह राइट हो जाएगा। वैदिक कालीन शिक्षा कितने रूपों में बटी थी? तो यह 2 रूपों में बटी थी। कितने? 2 रूपों में, वही परा और अपरा विद्या। विद्यारंभ में जो संस्कार है वह 5 से 6 वर्षों में होता था। 5 से 6 वर्षों में होता था। सद्गुण ही ज्ञान है, यह कथन सुकरात का है। किसका है? सुकरात का है। विद्यारंभ संस्कार संपन्न कराने का काम पुरोहित का होता था। किसका? पुरोहित का होता था। गुरुकुल का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु का परिवार। गुरु का परिवार। गुरुकुल की जो स्थापना है वह सरोवर के निकट वन में की जाती थी। शिक्षण कार्य के अलावा गुरु का काम आध्यात्मिक सिद्धांत पर चिंतन करना भी था। आध्यात्मिक वैदिक काल बौद्ध काल में जो शिक्षा थी वह मठों और विहारों में दी जाती थी। बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना था। निर्वाण प्राप्त करना था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में
भिक्षु शिक्षा सामान्यतः कितने वर्ष की थी? तो जो भिक्षु शिक्षा थी उसकी समय सीमा 8 वर्ष थी। ये प्रश्न पूछा गया है पहले भी, 8 वर्ष थी। मठों में प्रवेश की अनुमति मिल जाने पर शिक्षार्थी का जो संस्कार है वह पबजा संस्कार या फिर प्रव्रज्या संस्कार होता था, एक ही बात है। बौद्ध काल में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का मुख्य केंद्र तक्षशिला हुआ करता था। कौन? तक्षशिला। बौद्ध काल में विद्यार्थी धार्मिक पाठ्यक्रम से किसका अध्ययन नहीं करते थे? विनय पत्रिका का अध्ययन नहीं करते थे, ठीक है। बाकी धम्म, त्रिपिटक, सूत्र, ये इन सब का अध्ययन इसमें इंक्लूड है। संसार का सर्वप्रथम जो विश्वविद्यालय है वह तक्षशिला विश्वविद्यालय था। कौन सा बौद्धकालीन शिक्षा का गुण नहीं है? अपराधी विद्यार्थियों के द्वारा दंड के लिए निवेदन करना बौद्धकालीन शिक्षा का गुण नहीं है। तक्षशिला की स्थापना किसने की? भरत ने की थी। किसने? भरत ने। आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्ध गुण की जो देन है, शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, धार्मिक और नैतिक शिक्षा की जो निरंतरता बनी हुई है, बौद्ध शिक्षा की ही देन है। मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जा रहा है, बौद्ध शिक्षा की ही देन है। वो ऑप्शन यहाँ पे सारे ही राइट हैं, तो हम डी पे टिक कर देंगे। बौद्ध काल में शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था, तो यहाँ पे व्याख्यान, भ्रमण, प्रश्नोत्तर, इन सभी विधियों का प्रयोग होता था। बौद्ध काल में जो भिक्षा मांगी जाती थी तो वह मौन रह करके मांगी जाती थी, मौन रह करके मांगी जाती थी। पबजा संस्कार के बाद जो बालक है वह भिक्षु और सामनेर ये दोनों ही कहलाता था, ठीक है। क्या कहलाता था? भिक्षु और सामनेर कहलाता था। कुल मिलाकर सामनेर ज़्यादा बेस्ट है। और उपसंपदा के समय भिक्षु को कितने व्रत धारण करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी? तो उसको 4 व्रत धारण करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी। बौद्ध काल में बालक जिन 3 वस्त्रों का धारण करते थे उन्हें त्रिशिवरा कहा जाता था, त्रिशिवरा कहा जाता था। बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र संघ और विहार हुआ करते थे। पबजा किसे कहते हैं? मठ में प्रवेश जो संस्कार होता था उसे पबजा संस्कार कहते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा का जो माध्यम है वह पाली भाषा थी। कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। पबजा शब्द का अर्थ होता है बाहर जाना। क्या? बाहर जाना। बौद्ध भिक्षु जो शिक्षण का काम करते थे वो उपाध्याय कहलाते थे। क्या कहलाते थे? उपाध्याय कहलाते थे। बौद्ध प्रणाली में शिक्षा विहार या मठ में दी जाती थी, जिसमें सामूहिक जीवन, भ्रातृत्व भावना, जनतंत्र के लिए अवसर प्रदान किया जाता था। यह कथन डॉक्टर आर.के. मुखर्जी का है। डॉक्टर आर.के. मुखर्जी का है। अगला प्रश्न, बौद्ध शिक्षा के आदर्शों और प्रयोग का ब्राह्मणीय शिक्षा के आदर्शों और प्रयोग से घनिष्ठ संबंध था। यह कथन डॉक्टर F.E. केई का है। F.E. केई का है। जनसाधारण के मस्तिष्क में धीरे धीरे कट्टर धार्मिक विचारों का समावेश करने के लिए बौद्ध लोग उत्तरदायी हैं। यह कथन डॉक्टर A.S. अल्तेकर का है। डॉक्टर A.S. अल्तेकर का है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ? सारनाथ में दिया था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली पर नियंत्रण होता था किसका? बौद्ध संघों का नियंत्रण होता था। बौद्ध संघों का नियंत्रण होता था। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों का कारण अज्ञानता को बताया है। अज्ञानता को बताया है। मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के जो माध्यम थे वह मदरसे और मकतब थे। मकतब किस प्रकार के विद्यालय थे? मकतब जो थे वो प्राथमिक विद्यालय थे। कैसे? प्राथमिक विद्यालय। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थाओं में होती थी? उच्च शिक्षा मदरसा में दी जाती थी। मकतबों में जो शिक्षा का माध्यम था वह फारसी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा थी। मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना होता था। मकतबों में शिक्षा जो प्रारंभ होती थी वह बिस्मिल्लाह संस्कार से प्रारंभ होती थी। मुस्लिम शिक्षा का प्रसार सबसे अधिक जो है वह औरंगजेब ने किया। औरंगजेब ने किया। दिल्ली में मदरसा मुअज्जी की स्थापना इल्तुतमिश ने कराई थी। किसने? इल्तुतमिश ने कराई थी। 201 नंबर प्रश्न कहता है कि शाहजहां किस मुस्लिम शिक्षा केंद्र को सिराजे हिंद कहा था?
जौनपुर को इसने क्या कहा था? सिराजे हिंद कहा था। मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली का दोष था कि शिक्षा व्यवस्था में अस्थिरता थी, यानी कि जो शिक्षा व्यवस्था थी वह स्थिर नहीं थी। तर्क तथा दर्शन में विशेष योग्यता प्राप्त करने वालों को फाजिल कहा जाता था। क्या? तर्क और दर्शन में विशेष योग्यता प्राप्त करने वालों को फाजिल कहा जाता था। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि ये जो हमारी मुस्लिम शिक्षा थी उसमें किसको क्या नाम दिया गया था। ठीक है, तो इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपसे प्रश्न हो सकता है एक जरूर पूछ ले। ओके, कि किसको क्या नाम दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आएगा तो उसमें बात करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, आलिम किसको कहते हैं? मदरसों में इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने वालों को आलिम कहा जाता था। ठीक है, और अरबी और फारसी साहित्य में विशेष योग्यता प्राप्त करने वालों को काबिल कहा जाता था। ठीक है, और उसके बाद तर्क और दर्शन शास्त्र में विशेष योग्यता प्राप्त करने वालों को फाजिल की उपाधियां दी जाती थी। तो आप तीनों याद रखेंगे। ऑप्शन जो यहाँ पे आपका कुल मिलाकर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है वो सी आपका राइट है। औरंगजेब की जो मृत्यु है वह 1707 ईस्वी में हुई थी। उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण विधियां, व्याख्यान विधि, तर्क विधि, स्वाध्याय विधि, ये सभी विधियाएं प्रचलित हैं और पहले ही प्रचलित थी। मकतब किस भाषा का शब्द है? मकतब जो है वह अरबी भाषा का शब्द है। मकतबों में जो शिक्षण विधि थी वह मौखिक थी। कैसी? मौखिक थी। मदरसा शब्द बना हुआ है, मदरसा जो है अरबी भाषा के दरस शब्द से बना हुआ है। बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। मुस्लिम काल की राजभाषा फारसी थी, मुस्लिम काल की राजभाषा फारसी थी। भारत का जो पहला मुसलमान शासक माना जाता है वह अलाउद्दीन खिलजी माना जाता है। खानकाहों में शिक्षा प्राप्त करते थे मुसलमानों के बच्चे। जो खानकाह थे ये भी मकतबों की तरह ही शिक्षा के केंद्र थे और इसमें जो है मुसलमानों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे। ओके, मुस्लिम उच्च शिक्षा संस्था को किस नाम से जाना जाता था? मुस्लिम उच्च शिक्षा संस्था को मदरसा के नाम से जाना जाता था। मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य भारतवासियों को अपने धर्म का अनुयायी बनाना था। प्रश्न कहता है यूरोपीय जातियों में सर्वप्रथम भारत में प्रवेश करने वाले पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। चार्ल्स ग्रांट ने पुस्तक ग्रेट ब्रिटेन के एशियाई प्रजाजनों की सामाजिक स्थिति पर विचार जो है वह 1792 में प्रकाशित की थी। कब प्रकाशित की? 1792 में। कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 ईस्वी में हुई थी। सन 1813 के आज्ञा पत्र की धारा डैश में वर्णित शब्दों साहित्य, भारतीय विद्वान, भारतीय भाषा और निवासी आदि की स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई थी। धारा 43 में, धारा 43 में 1813 के राजपत्र में शैक्षिक विकास हेतु 1 लाख धनराशि की पेशकश की गई थी। 1813 के आज्ञा पत्र के आगमन से देशी पाठशालाओं के पतन का कारण था। एक तो पाठ्यक्रम में व्यवहारिकता का अभाव था, अनुशासन के नाम पर देशी शिक्षा संस्थाओं में कठोर दंड दिया जाना, जातिवाद जैसी सामाजिक कुरीतियों का होना। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। प्राच्य पाश्चात्य विवाद में प्राच्यवादी दल का नेतृत्व एच.टी. प्रिंसेप कर रहे थे। एच.टी. प्रिंसेप लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा प्राच्य शिक्षा की उन्नति के लिए डैश कितने रुपए की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की गई थी? 31,000 रुपए की अतिरिक्त धनराशि दी गई थी। मिशनरियों को भारत में आधुनिक शिक्षा पद्धतियों के प्रवर्तक होने का सम्मान प्राप्त है। यह कथन नूरुल्लाह और नायक का है, नूरुल्लाह और नायक का है। सी रामपुर के 3 देसाई मिशनरियों की पुस्तक का नाम हिंदू और मुसलमानों के नाम निवेदन था। हिंदू और मुसलमानों के नाम निवेदन। ईसाई मिशनरियों को भारत में बिना किसी नियम, कानून और रोक के बिना आने जाने का अधिकार प्राप्त हुआ 1813 के आज्ञा पत्र में। चार्ल्स ग्रांट को कभी कभी भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। किसने कहा? नूरुल्लाह और नायक ने कहा। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने
की थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। श्रीरामपुर त्रिमूर्ति कांड 1808 में हुआ था। मैकाले गवर्नर जनरल का कानूनी सलाहकार के रूप में 1834 में भारत आया था। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की संस्तुति की थी? तो इसने अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की संस्तुति रिकमेंडेशन की थी। मैकाले के विवरण पत्र में राजपत्र 1813 की निम्नलिखित धारा की व्याख्या की गई थी। तो इसमें धारा 43 की व्याख्या की गई थी। ऑकलैंड ने अपनी शिक्षा नीति 1837 में घोषित की। 1837 में मैकाले ने प्राच्य संस्थाओं के लिए अपने विवरण पत्र में जो रिकमेंडेशन की थी कि इन्हें बंद कर दिया जाए। मैकाले का पूरा नाम थॉमस नेकिंगटन मैकाले था। थॉमस नेकिंगटन मैकाले था। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। मैकाले की रिपोर्ट स्वीकार की किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र विलियम बेंटिक के पास प्रस्तुत किया था फरवरी 1835 को। शिक्षा छनाई का जो सिद्धांत है लागू किया गया। जन शिक्षा के लिए शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया। ठीक है। प्रश्न कहता है विलियम बेंटिक ने एक सरकारी विज्ञप्ति के द्वारा भारत की भावी शिक्षा नीति की घोषणा कब की? 7 मार्च 1835 को। 7 मार्च 1835 को। बेंटिक प्रस्ताव के अनुसार भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का आरंभ हुआ। विद्यालय पाठ्यचर्या में प्राच्य भाषा और साहित्य के स्थान पर पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को स्थान दिया गया। ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा। भारत व अरब देशों का समस्त शिक्षा साहित्य यूरोपीय साहित्य की एक अलमारी के बराबर है। यह कथन लॉर्ड मैकाले का है। किसका? लॉर्ड मैकाले का। जो मैकाले है वह प्राच्य शिक्षा और संस्कृति का कड़ा आलोचक था। किसके अनुसार अंग्रेजी आधुनिक ज्ञान की कुंजी है और पश्चिमी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ है? मैकाले के अनुसार शिक्षा का ऐसा प्रारूप निर्धारित किया जाए कि वह ऊपर से छनकर नीचे अर्थात सर्वसाधारण तक पहुंच जाए। यह अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत ये कहता है। भारत में शिक्षा किसकी पुस्तक है? भारत में जो शिक्षा है यह आर्थर ह्यूम की पुस्तक है। ठीक है। भारत में शिक्षा आर्थर ह्यूम की पुस्तक है और इस पुस्तक में लिखा है कि शिक्षा जनता में ऊपर से फैलेगी, बूंद बूंद करके भारतीय जीवन में हिमालय से आवश्यक ज्ञान नीचे की ओर बहेगा, है ना। ये इस बुक में आर्थर ह्यूम ने लिखा है। पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुई थी। शिक्षा में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। विलियम एडम को डैश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा नियुक्त किया गया 1835 में। विलियम एडम को 1835 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा क्या किया गया था? इसको नियुक्त किया गया था। किसको? विलियम एडम को। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एडम ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे। एडम ने टोटल 3 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे। 3 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे। एडम ने अपनी प्रथम रिपोर्ट जो है वह जुलाई 1835 को प्रस्तुत की थी और इस प्रतिवेदन में उसने संपूर्ण बंगाल प्रांत के विद्यालय संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए थे। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। एडम ने किस रिपोर्ट में संपूर्ण बंगाल प्रांत के विद्यालय संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए? तो वह प्रथम रिपोर्ट ही थी जिसमें उसने संपूर्ण बंगाल प्रांत के विद्यालय संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए थे। अगला प्रश्न है एडम ने किस रिपोर्ट में जिला राजशाही के थाना नत्तूर के शैक्षिक आंकड़े प्रस्तुत किए? तो वह है हमारी सेकंड रिपोर्ट। कौन सी? सेकंड रिपोर्ट में उसने जो है जिला राजशाही के थाना नत्तूर के शैक्षिक आंकड़े प्रस्तुत किए थे और जो है कि इसमें उसने बताया था कि थाना नत्तूर की कुल जनसंख्या 19,95,296 पर 27 विद्यालय थे। ओके, ये हमने आपको पहले समझाया है। एडम की रिपोर्ट के अनुसार थाना नत्तूर की कुल जनसंख्या 19,95,296 पर कुल 27 विद्यालय थे और कुल क्षेत्र में 405 गांव थे जिनमें 260 छात्र शिक्षा प्राप्त
कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। एडम की तृतीय रिपोर्ट का जो कार्यक्षेत्र था उसमें ये जो तृतीय रिपोर्ट है ये फरवरी 1838 में आई थी और इसका कार्यक्षेत्र जैसे मुर्शिदाबाद हो गया, दक्षिणी बिहार हो गया, वर्धमान हो गया, तिरहुत हो गया, वीरभूमि है, ये सब इसमें आ जाते हैं। इसलिए ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण करने के लिए एडम को कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया। इस कार्य हेतु बेंटिक ने एडम को 1000 रुपये महीने देने का निश्चय कर लिया। किसको यह दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा के द्वारा ही किसी भी समाज का विकास किया जा सकता है, तो वह एडम है जिसको ऐसा विश्वास था। किस गवर्नर जनरल ने एडम को बिहार तथा बंगाल में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने का काम सौंपा था, तो वह लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। एडम की रिपोर्टों में सच्चा वर्णन किया गया है तत्कालीन भारतीय शिक्षा पद्धति का, तत्कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था का, भारतीयों का शिक्षा के प्रति प्रेम कैसा है, इन सभी का सच्चा वर्णन किया गया है। एडम की प्रथम रिपोर्ट में बंगाल में कितने व्यक्तियों पर एक पाठशाला का वर्णन किया गया था? 450 व्यक्तियों पर एक पाठशाला का वर्णन किया गया था। जो एडम था ये कौन था? एडम भारत में जन शिक्षा का पक्षधर था, भारतीयों के लिए भारतीय शिक्षा पद्धति का पक्षधर था, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वह राइट हो जाएगा। भारत में आधुनिक शिक्षा का जो बीजारोपण हुआ वह सन 1813 ईस्वी के चार्टर से हुआ। वुड डिस्पैच में किस शिक्षा स्तर पर विचार किया गया है? तो वुड डिस्पैच में पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक इन सभी शिक्षा स्तरों पर विचार किया गया है। शिक्षा नीति सन 1854 किसने तैयार की? ये जो है चार्ल्स वुड के द्वारा तैयार की गई थी शिक्षा नीति 1854। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होती है? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और ये जो चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र था उसमें कितने 100 अनुच्छेद थे टोटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम जन शिक्षा विभागों की स्थापना प्रांतों के मुख्यालयों पर की गई थी। प्रांतों के मुख्यालयों पर की गई थी। वुड का घोषणा पत्र एक लंबा अभिलेख था 100 अनुच्छेदों का, 100 अनुच्छेदों का। वुड के घोषणा पत्र में किसका सिद्धांत अपनाया गया है? वुड के घोषणा पत्र में जन शिक्षा का सिद्धांत अपनाया गया है। वुड का जो आज्ञा पत्र है वह कब प्रकाशित हुआ था? वुड का जो आज्ञा पत्र है डिफरेंट, वह 19 जुलाई 1854 ईस्वी में जो है कि इसको निदेशक परिषद के सामने यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। आज्ञा पत्र ने भारत में विश्व कल्याण की स्थापना आदर्श मानकर किए जाने का सुझाव दिया था नालंदा विश्वविद्यालय को। शिक्षा नीति 1854 में सहायता अनुदान किन विद्यालयों को देने की घोषणा की गई थी? तो यह मिशनरी, कंपनी, देशी सभी विद्यालयों को देने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न, यह घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलाधार है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास इसी ने किया है। यह कथन किसका है? यह कथन हैम्पटन का है। किसका कथन है? हैम्पटन का है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। वुड के घोषणा पत्र ने उच्च शिक्षा के विषय में क्या कहा? तो उच्च शिक्षा के विषय में इसने कहा कि लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श माना जाए। किसको? लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श माना जाए। सन 1901 की जनगणना के अनुसार भारत में जो साक्षरता दर है वह 10% थी। कितनी? 10%। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 3 फरवरी सन 1882 को हुआ था। भारतीय शिक्षा आयोग का जो गठन है वह कब हुआ था? 3 फरवरी 1882 को। ठीक है, जो यहाँ पे ऑप्शन ए रहेगा वह राइट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले किसने किया तो लॉर्ड रिपन ने किया था, जिसके जो है कि इसके सदस्य थे सर विलियम हंटर, वो उनकी अध्यक्षता में हुआ था। इसीलिए भारतीय शिक्षा आयोग को हम हंटर आयोग भी कहते हैं। और इसमें 20 सदस्य थे जिसमें 7 सदस्य भारतीय थे। इतनी बात क्लियर होती है। भारतीय शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह कौन थे? सर विलियम हंटर थे। सर विलियम हंटर थे। और प्रश्न कहता है कि प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपने का सुझाव किसने दिया? भारतीय शिक्षा
आयोग ने दिया। भारतीय शिक्षा आयोग कहो चाहे इसको हंटर आयोग कहो, एक ही बात है। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को आ और बा वर्ग में विभाजित करने का सुझाव हंटर आयोग का ही था। हंटर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के माध्यम में क्या सुझाव दिए थे? तो इन्होंने माध्यमिक शिक्षा के को लेकर के जो सुझाव दिए, इन्होंने कुल मिलाकर के यहाँ पे कोई सुझाव नहीं दिया, कोई सुझाव नहीं दिया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, ऐसा नहीं है कि इन्होंने माध्यमिक शिक्षा के बारे में कोई सुझाव नहीं दिया था। माध्यमिक शिक्षा को लेकर के तो इन्होंने कई बातें बताई थी। इन्होंने कहा था कि माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि जीवन उपयोगी शिक्षा हो, सामान्य जीवन के लिए सफल शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए छात्रों की उपयुक्त तैयारी हो, और भी बहुत सारी इन्होंने बातें बताई थी। लेकिन अगर यहाँ पे पूछे कि माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के विषय में, माध्यम यानी कि मीडियम ऑफ एजुकेशन, तो मीडियम ऑफ एजुकेशन के बारे में इन्होंने कोई स्पष्ट सुझाव नहीं दिया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि परोक्ष रूप से जो वुड का घोषणा पत्र में जो घोषित अंग्रेजी को ही इन्होंने माध्यम बनाए रखने का समर्थन किया था। ठीक है, तो अगर मीडियम ऑफ एजुकेशन पूछता है देन कोई सुझाव नहीं, ऑप्शन डी राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगेगा कि ऐसा तो नहीं कि मतलब कोई सुझाव ही नहीं दिया था, लेकिन मीडियम ऑफ शिक्षा के माध्यम के बारे में नहीं। भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप देश में कितने प्रशिक्षण कॉलेज स्थापित हुए? लगभग देश में 6 जो प्रशिक्षण कॉलेज थे वो स्थापित हुए। आयोग ने भारतीयों को शिक्षा का उत्तरदायित्व देने का सुझाव देकर उनमें तथा देश में राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया है। सन 1882 के हंटर आयोग की निम्न में से कौन सी सिफारिश थी? तो इनका ये था कि प्राविधिक कॉलेज खोले जाएं, व्यावसायिक कॉलेज खोले जाएं, इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किए जाएं, माध्यमिक विद्यालयों की अंतिम कक्षाओं में व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। ऑप्शन जो डी है वह राइट। इसमें जो माध्यमिक कहता है कि माध्यमिक विद्यालयों की अंतिम कक्षाओं में व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, ऑप्शन डी राइट हो जाता है। भारतीय शिक्षा आयोग, जिसको हम हंटर आयोग भी कहते हैं, इन्होंने निम्न संस्तुति नहीं की थी। तो इन्होंने धार्मिक शिक्षा की बात नहीं की है, इन्होंने धार्मिक शिक्षा की बात नहीं की है। हंटर आयोग में कितने सदस्य थे? तो मैंने आपको पहले ही बताया, जो हमारा हंटर आयोग था इसमें टोटल कितने थे? टोटल 20 सदस्य थे प्यारे दोस्तों। कितने थे? टोटल 20 सदस्य थे, जिसमें 7 सदस्य भारतीय थे, 7 सदस्य। हंटर आयोग के प्रतिवेदन में अगर पन्ने पूछ ले तो हंटर आयोग में टोटल 600 पन्ने थे। कितने पन्ने थे? तो 600 पन्नों का यह एक कह सकते हैं कि बड़ी रिपोर्ट थी। हंटर आयोग में प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य थे जन शिक्षा का प्रसार हो, व्यावहारिक और सामान्य जीवन के लिए उपयोगी शिक्षा होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यभार 1898 में संभाला था। कर्जन स्वभाव से उदार एवं निरंकुश शासक था और प्रशिक्षण के कारण कठोर शासन में अविचल विश्वास रखने वाला कठोर साम्राज्यवादी था, ऐसा A.N. बसु कहते हैं। शिक्षा सुधार के कार्य को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के विचार से लॉर्ड कर्जन ने शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन 1901 में किया था। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 27 जनवरी 1902 को की थी। कब की थी? 1902 को। ठीक है, किसकी नियुक्ति? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति। ओके, यहाँ तक बात होती है क्लियर। हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 290 है। लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में अंकित करके 11 मार्च 1904 को प्रकाशित किया था। लॉर्ड कर्जन के शैक्षिक काम थे केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना, कृषि शिक्षा में सुधार हो, पुरातत्व विभाग की स्थापना करना, इसलिए ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाता है। जो कार्य कर्जन ने 7 वर्ष में किए उनको करने में किसी अन्य मनुष्य को निश्चित रूप से दुगने या तुगने समय की आवश्यकता पड़ती, किसने कहा? नूरुल्लाह और नायक का यह स्टेटमेंट है। भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया। सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया? तो जो गठन है वह 1917 में हुआ। अगर पूछ ले तो 14 सितंबर 1917 में। ठीक है, 14 सितंबर 1917 को लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर माइकल सैटलर की अध्यक्षता में
कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ। ठीक है, और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सैडलर थे। उन्हीं के नाम पे इनको सैडलर आयोग भी कहते हैं। सैडलर कमीशन 1917 के नाम से भी जाना ये जाता है। विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसने पारित किया था? कर्जन ने पारित किया था। सन 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में कितने स्नातकोत्तर विभाग खोले गए? 2 स्नातकोत्तर विभाग खोले गए। विश्वविद्यालय में अध्ययन बोर्डों व शैक्षिक परिषदों के गठन का सुझाव कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष माइकल सैडलर थे। माइकल सैडलर थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग में सदस्यों की संख्या जो है वह 6 थी। ठीक है, अगर सदस्यों की संख्या पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? सदस्यों की संख्या 6 थी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट 300 नंबर क्वेश्चन कहता है सैडलर कमीशन के द्वारा किस शिक्षा समिति की नियुक्ति हुई? तो इसमें हर्टाग समिति की नियुक्ति हुई। 301 नंबर प्रश्न है सैडलर कौन थे? सैडलर लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे। 302 नंबर प्रश्न आपके सामने है भारतीय विश्वविद्यालय के आंतरिक प्रशासन हेतु कार्यकारिणी परिषद के गठन का सुझाव कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने ही दिया था। किसने? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने। सैडलर कमीशन ने अपने प्रतिवेदन में जो संस्तुति की है वह सभी विश्वविद्यालयों के संबंध में की है। वर्धा शिक्षा योजना जो है आयोजित की गई थी 1937 में। जाकिर हुसैन समिति ने प्रथम रिपोर्ट जो प्रस्तुत की वह भी 1937 में। वर्धा शिक्षा योजना में शिक्षण का मुख्य आधार शिल्प था। क्या था? शिल्प। शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो बालक और मानव के सर्वोत्कृष्ट शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक गुणों को बाहर ला सके। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। बेसिक शिक्षा में दैनिक समय सारणी की जो कार्य अवधि है वह 5 घंटे 30 मिनट है, यानी 5.5 घंटे। वर्धा शिक्षा योजना को हम बेसिक शिक्षा, बुनियादी तालीम, बुनियादी शिक्षा, कई सारे नामों से इसको हम जानते हैं। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन फरवरी 1938 में हुआ था। कब? फरवरी 1938 में। बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य है बालकों का समुचित सर्वांगीण विकास हो, सर्वोदय समाज की स्थापना हो, उच्च नागरिकता का विकास होना चाहिए। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत है शुल्क मुक्त अनिवार्य शिक्षा का सिद्धांत हो, शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धांत हो, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत हो। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। बुनियादी शिल्प कार्य है कृषि। क्या है? कृषि। वर्धा में विद्या मंदिर प्रशिक्षण विद्यालय जो है वह 1939 में स्थापित हुआ था। 1939 में स्थापित हुआ था। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष सर जॉन सार्जेंट ने शिक्षा संबंधी रिपोर्ट 1944 में प्रस्तुत की थी। 1944 में प्रस्तुत की थी। युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना को हम सार्जेंट योजना 1944 के नाम से भी जानते हैं। सार्जेंट प्रतिवेदन में 12 खंड थे। कितने? सार्जेंट प्रतिवेदन में 12 खंड थे। राधा कृष्णन आयोग की जो नियुक्ति है वह 1948 में हुई। राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति कब हुई? 1948 में। 4 नवंबर डेट अगर याद रखना चाहें तो 4 नवंबर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहो चाहे इसको राधा कृष्णन आयोग कहो, एक ही बात है। जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, सचिव श्री निर्मल कुमार सिद्धांत थे। आगे बढ़ेंगे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि राधा कृष्णन आयोग का गठन कब हुआ था? 4 नवंबर 1948 को। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अभी पीछे बताया, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। विश्वविद्यालय आयोग का प्रतिवेदन 1963 में तैयार किया गया। कब तैयार हुआ? 1963 में तैयार किया गया। आगे बढ़िए। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए, यह जो सुझाव है वह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया था। अगला प्रश्न। मुदालियर कमीशन का जो कार्य क्षेत्र है वह माध्यमिक शिक्षा थी। क्या था? माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो नियुक्ति है
सन 1952 में हुई। कब हुई? 1952 में। माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। आचार्य नरेंद्र देव थे। माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति का जो गठन है वह 18 मार्च 1952 को हुआ। 18 मार्च 1952 को हुआ। अगला प्रश्न, भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा के क्या उद्देश्य निर्धारित किए? तो इन्होंने कहा जनतांत्रिक नागरिकता का विकास हो, व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि होनी चाहिए, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो। इसलिए ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को 7 वर्गों में विभाजित किया है। मुदालियर कमीशन में विदेशी सदस्यों की जो संख्या है वह कितनी है? 2। ताराचंद समिति का गठन माध्यमिक शिक्षा के लिए हुआ। किसके लिए? माध्यमिक शिक्षा के लिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग की मुख्य सिफारिशें थी, एक तो माध्यमिक शिक्षा का 11 वर्षीय ढांचा और माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण। इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सबसे पहले ताराचंद समिति 1948-49 ने दिया। मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक स्तर की पाठचर्या में 8 विषय रखे थे। कितने? 8 विषय रखे थे। भारत सरकार ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सुझाव पर माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की 23 सितंबर सन 1952 में। 23 सितंबर 1952 में। निम्न में से मुदालियर आयोग से संबंधित जो कथन है वह माध्यमिक शिक्षा के ढांचे को पुनर्गठित करना, स्नातक के द्विवर्षीय पाठ्यक्रम को त्रिवर्षीय किया जाए, पाठ्यचर्या में विविधता लाई जाए। उपरोक्त सभी ऑप्शंस यहाँ पे राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न, कोठारी कमीशन आयोग का गठन 16 जुलाई सन 1964 को किया गया। कोठारी आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी हैं। कोठारी शिक्षा आयोग ने अपनी संस्तुतियों को कितने खंडों में प्रस्तुत किया? 9 खंडों में इन्होंने प्रस्तुत किया था। आयोग ने राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का कौन सा कार्यक्रम निश्चित किया? एकमुखी कार्यक्रम। कौन सा? एक मिनट, कौन सा है ये? कोठारी आयोग ने। यहाँ पे लिखा है सिर्फ आयोग ने। आयोग का मतलब यहाँ पे कोठारी आयोग से है। ठीक है, इसको चाहे आप शिक्षा आयोग कहो या फिर कोठारी आयोग कहो, शिक्षा आयोग। इस बात को ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो कार्यक्रम दिया था शिक्षा आयोग या फिर कोठारी आयोग ने। ठीक है, शिक्षा को राष्ट्र के विकास का मूल आधार मानते हुए राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के 5 उद्देश्य कहो, लक्ष्य कहो या कार्य कहो निश्चित किए थे और इन्हें पंचमुखी कार्यक्रम की संज्ञा दी थी। ऑप्शन जो यहाँ पे डी है वह राइट रहेगा। ठीक है, आंसर डी राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आयोग ने कहा राज्यों में स्थानीय संस्थाओं को उनके क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं का वित्तीय भाग सौंपा जाए। तो इसमें ग्राम पंचायतों को और नगर पालिकाओं को वित्तीय भाग सौंपा जाए। शिक्षा आयोग का जो कार्यक्षेत्र था वह प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, कुल मिलाकर के संपूर्ण शिक्षा जो है यह शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र था। अगला प्रश्न, शिक्षा आयोग ने बजट का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का जो है सुझाव दिया? 6% जो है वो शिक्षा पर खर्च करने का सुझाव दिया। शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को 70% छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा अनुमानित की थी। 70%। वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव शिक्षा आयोग ने दिया था। किसने? शिक्षा आयोग ने। संसद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श प्रारंभ हुआ 1968 में। 1968 में शिक्षा में जवाबदेही की संकल्पना सबसे पहले प्रस्तुत की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पूरे देश में 10+2+3 के फॉर्मूले के साथ अपनाई जाने पर बल दिया गया। प्रारंभ में ब्लैक बोर्ड योजना जो है वह प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के लिए बनाई गई थी। उच्च प्राथमिक स्कूलों को ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जा रही है? लगभग वही 40,000 रुपये। ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर सन 1992 में लागू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा योजना 1986 में। सन 1995 तक कितने प्रतिशत छात्र छात्राओं को व्यावसायिक धारा में लाने की घोषणा की गई थी? 25% छात्रों को व्यावसायिक धारा में लाने की बात की गई थी। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में
प्राथमिक शिक्षा को सन 2005 तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च प्राथमिक शिक्षा को सन 2005 तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्च प्राथमिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 को जो है कि 1995 तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी। एनईपी 2020 के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में आई थी। एनईपी 2020 के शैक्षणिक ढांचे को 4 इसमें चरण इसमें समाहित हैं 5, 3, 3, 4 करके। इसकी जो संस्तुतियां हैं वो सभी हैं। बीएड 4 साल का हो, वोकेशनल स्टडीज पर फोकस हो, मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाए। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। एनईपी 2020 की जो संरचना है आप सभी को पता है 5, 3, 3, 4 है। एनईपी 2020 उच्चतर शिक्षा के घटक हैं, तो इसमें गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय, समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा, सीखने के लिए सर्वोत्तम वातावरण एवं छात्रों का सहयोग होना, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी रहेगा वह राइट हो जाएगा। अब मानव संसाधन प्रबंध मंत्रालय जाना जाएगा शिक्षा मंत्रालय के नाम से। एनईपी 2020 के अंतर्गत स्कूली शिक्षा के 100% जीईआर पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण 2030 तक किया जाएगा। 2030 तक एनईपी 2020 जो शिक्षा नीति है वो हमारी तीसरी शिक्षा नीति है। एनईपी 2020 की जो सिद्धांत हैं वो एक तो शिक्षा को लचीला बनाना, दूसरा सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में निवेश करना, बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। एनईपी 2020 अब समग्र शिक्षा में शामिल होगा, तो इसमें हमारा प्राइमरी और प्री प्राइमरी ये दोनों ही इसमें शामिल होंगे। अगला प्रश्न 2020 प्राथमिक शिक्षा के घटक क्या हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल हो, बुनियादी साक्षरता होनी चाहिए, ड्रॉप आउट रेट कम हो, सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित की जाए, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाएगा। उपनयन संस्कार किससे संबंधित है? उपनयन संस्कार हमारा वैदिक काल से संबंधित है। घटिका में उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती थी धर्म और दर्शन की। आगे बढ़ेंगे। विद्यारंभ संस्कार कितने वर्ष में होता था? विद्यारंभ संस्कार 5 से 6 वर्ष में होता था। प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा सत्र प्रारंभ होता था श्रवण मास की पूर्णिमा में। वैदिक काल में टोल जो थे ये संस्कृत की शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। उपसंपदा जो संस्कार है वो बौद्ध काल में हुआ करता था। बौद्ध काल में बुद्ध शिक्षा का माध्यम जो था वह पाली भाषा थी। बौद्ध शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है सिद्धरस्तु नामक बालपोथी में अक्षरों की संख्या 49 थी। कितनी? 49 थी। मदरसा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भाषण देना। क्या होता है? भाषण देना। मुस्लिम शिक्षा में शिक्षक एवं शिक्षार्थी को कहा जाता है उस्ताद एवं शागिर्द कहा जाता है। बिस्मिल्लाह रस्म के समय कुरान की भूमिका में कुरान के कौन कौन से अध्याय छात्र के सम्मुख बोले जाते थे? तो इसमें 55वां और 57वां जो अध्याय है वो छात्र के सम्मुख बोले जाते थे। मुस्लिम काल में छात्रों को पढ़ाई जाने वाली गुलिस्ता और वोस्ता पुस्तकों का संबंध नैतिक विकास से है। और मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था को मकतब कहा जाता था। थेरी गाथा किस धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है। ब्रह्म विद्या का अर्थ है उपनिषद का। क्या है? उपनिषद का। पराविद्या का संबंध आध्यात्मिक शिक्षा से है। प्राचीन काल में शिक्षा का आधार वेद हुआ करते थे। एक सदचरित्र जिसे वेदों का अल्प ज्ञान है, दुष्चरित्र वेदाचार से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, यह कथन मनु का है। किसका है? मनु का है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना सन 1781 ईस्वी में हुई थी। सबसे पहले कौन से ईसाई मिशनरी भारत आए थे? पुर्तगाली ईसाई मिशनरी भारत आए थे। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। मैकाले को परिषद में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो इसको जो है कि कानूनी सलाहकार के रूप में ये आया था। और इसमें कानूनी शिक्षा सलाहकार, तो इसमें देखिए दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे। आप किसके साथ में जाएंगे? सलाहकार के साथ में जाएंगे। ठीक है, सलाहकार, कानूनी सलाहकार। लॉर्ड ऑकलैंड ने अपनी शैक्षिक नीति की घोषणा की थी 1839 में। 1839 में। लॉर्ड मिंटो 1806 से
1813 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। वे प्राच्य साहित्य के समर्थक थे, प्राच्य साहित्य के समर्थक थे। बंगाल में शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके एडम ने शिक्षा पर अपनी प्रथम रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1 जुलाई 1835 को। वुड के डिस्पैच ने भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श माना था। किसको? लंदन विश्वविद्यालय को। वुड के डिस्पैच में 100 अनुच्छेद थे। कितने? 100। वुड का जो घोषणा पत्र है वह 1854 में आया था, 1854 में। शिक्षा पर एडम की दूसरी रिपोर्ट जो है वह थाना नत्तोर के सर्वेक्षण पर आधारित थी। अगला प्रश्न, वुड के डिस्पैच को जो नाम दिया गया, जैसे शिक्षा का घोषणा पत्र, आदेश पत्र, माधिकार पत्र, ये सारे नाम वुड के घोषणा पत्र को दिए गए हैं। वुड के डिस्पैच के अनुसार बालक की शिक्षा का माध्यम जो है वह मातृभाषा होना चाहिए। निस्यंदन सिद्धांत की समाप्ति और जन शिक्षा पर जो बल दिया गया वह चार्ल्स वुड ने दिया था। प्रश्न है, किस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय निकायों पर छोड़कर जन शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया? तो वह हंटर आयोग है। कितना? हंटर आयोग है। हमारे 400 प्रश्न पूरे हुए। अब 401 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हंटर आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? हंटर आयोग को हम भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। हंटर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभक्त किया था। कितने भागों में? 2 भागों में इन्होंने विभक्त किया था। ठीक है, जैसे पाठ्यक्रम आ और पाठ्यक्रम बा करके। भारतीय शिक्षा आयोग का जो गठन है वह किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किसने किया? लॉर्ड रिपन ने 3 जनवरी 1882 को किया था। आगे बढ़ते हैं। वुड्स डिस्पैच किसके लिए उत्तरदायी नहीं था? धार्मिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं था। लॉर्ड कर्जन किसके समर्थक थे? लॉर्ड कर्जन जो हैं वो इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कब बनाया गया? तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 27 जनवरी 1902 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बनाया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। 1902 में भारत में कुल कितने विश्वविद्यालय थे? तो 5 विश्वविद्यालय थे। विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। शिमला शिक्षा सम्मेलन में भारतीयों को नहीं बुलाया गया। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने अध्यापकों की नियुक्ति का कार्य विश्वविद्यालय को सौंप दिया। कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष थे माइकल सैडलर थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने कौन सी समिति की स्थापना का सुझाव दिया? तो इन्होंने कोर्ट और सिंडिकेट, ये 2 समितियां हैं जिसकी स्थापना का सुझाव दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम कब पास किया था? 1935 में पास किया था। बेसिक शिक्षा के लिए अखिल भारतीय सम्मेलन जो है वह 1937 में हुआ। कब हुआ? 1937 में हुआ। बेसिक शिक्षा के लिए अखिल भारतीय सम्मेलन किस नाम से जाना जाता है? तो यह वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। बुनियादी शिक्षा सम्मेलन की समय सारणी में कितना समय बुनियादी शिल्प हेतु निर्धारित किया गया था? 3 घंटा 20 मिनट। कितना? 3 घंटा 20 मिनट। नई तालीम की योजना तैयार करने के लिए कौन सी समिति गठित की गई? तो जाकिर हुसैन समिति का गठन किया गया था। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट को किस नाम से जानते हैं? तो इसको सार्जेंट योजना के नाम से भी जानते हैं। सार्जेंट योजना के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा किस स्तर की शिक्षा पर निर्भर है? तो यह पूर्व प्राथमिक स्तर की शिक्षा पर निर्भर है। सार्जेंट के अनुसार शिशुशालाओं में नियुक्ति की जानी चाहिए, केवल अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जानी चाहिए। सार्जेंट रिपोर्ट में कितने भाग हैं? 12 भाग हैं। सार्जेंट योजना का उद्देश्य इंग्लैंड की भांति भारत को 20 वर्षों में शीर्ष पर पहुंचाना था। नगर में शिशुशालाएं अलग से खोली जानी चाहिए, ये सुझाव भारत में युद्धोत्तर विकास की योजना का सुझाव था। भारत में विश्वविद्यालय स्थिति पर केंद्रीय शिक्षक सलाहकार परिषद ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन का सुझाव सार्जेंट रिपोर्ट ने दिया था। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव राधाकृष्णन आयोग ने दिया था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में
के.एन. बहल जो हैं वो विदेशी नहीं थे। शिक्षण विश्वविद्यालय का विकास होना चाहिए स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान विभाग के तहत। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का जोर प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए 4 सप्ताह शिक्षण अभ्यास अनिवार्य होना चाहिए। मुदालियर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा किस कक्षा से किस कक्षा तक थी, तो यह कक्षा 5 से कक्षा 11 तक थी। मुदालियर आयोग ये अनुशंसा नहीं करता है कि विद्यार्थियों की केवल मानसिक प्रगति का ही आकलन किया जाए। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को 7 समूहों में विभाजित किया था। पंचमुखी कार्यक्रम किसने दिया? कोठारी आयोग ने दिया। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी थे। कोठारी आयोग ने बजट का 6% शिक्षा पर खर्च करने की सिफारिश की थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध प्राथमिक शिक्षा से था। किससे? प्राथमिक शिक्षा से। नई शिक्षा नीति 1986 12 भागों में विभाजित थी। जनार्दन रेड्डी समीक्षा समिति का जो गठन है वह 1992 में हुआ। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को कानूनी अधिकार प्रदान करने की बात नई शिक्षा नीति ने की थी। पीओए 1992 में कितने भाग थे? तो पीओए 1992 में 23 भाग थे। कितने? 23 भाग थे। यहाँ पे देखिए पीओए का मतलब है कि आपके प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है, प्लान ऑफ एक्शन इसको, ठीक है। तो ये 1992, अगर इसमें भाग पूछ ले तो 23 है इसके, यहाँ पे आंसर गलत है, ठीक है, 23 भाग हैं। ओके, अच्छा ठीक है, ऑप्शन बी, मान लीजिए यहाँ पे बी है, यहाँ डी हो गया तो टाइप में मिस्टेक हो गई होगी। 1923 जो है वो आपका बेस्ट ऑप्शन है। चलिए यहाँ तक बात क्लियर होती है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, वर्तमान 10+2 जो है वो 5334 में कन्वर्ट हो गया। परख का मतलब होता है समग्र विकास के लिए प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण। डाइट का अर्थ है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए भारत में अपनाई गई जो रणनीति है वो सार्वभौमिक नामांकन है, सार्वभौमिक प्रतिधारण है, स्कूली शिक्षा के लिए सार्वभौमिक प्रावधान। कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाता है। 1948 में गठित यूजीसी के लिए राधाकृष्णन आयोग ने प्रस्तुत यानी कि सुझाव प्रस्तुत किया था। शैक्षिक अवसरों की समानता बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए शैक्षणिक संस्थाओं के पोर्टल का विस्तार करने के द्वारा ही पॉसिबल है या संभव है। भारतीय संदर्भ में शारदा अधिनियम जो है क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये लड़कियों के बाल विवाह पर रोक लगाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें कहता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर 74% बताई गई है। एस के तहत VEC का मतलब होता है ग्राम शिक्षा समिति, ठीक है। VEC यानी कि V फॉर विलेज, E फॉर एजुकेशन, C फॉर कमेटी। आगे बढ़ते हैं। तकनीकी शिक्षा पर खर्च कम करने के लिए कंपनियों के माध्यम से शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है। इग्नू की जो स्थापना है वो 1985 में हुई थी। 1985 में दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में एक निश्चित समय होता है, ये बात गलत है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। संप्रेषण साधन होना चाहिए, स्व अधिगम सामग्री होनी चाहिए, छात्र की अनुकूलता भी इसमें मैटर करती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। शिक्षा निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो शिक्षा एक पूंजी निवेश नहीं है। विद्यालय शिक्षा का औपचारिक साधन है। विद्यालय शिक्षा का औपचारिक साधन है। वैदिक कालीन शिक्षा संस्थाओं के रूप में थे, तो गुरुकुल, चरण परिषद, ये सब क्या थे? वैदिक कालीन शिक्षा संस्था के रूप में थे ये। आधुनिक भारतीय शिक्षा की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? 1813 के आज्ञापत्र के माध्यम से। बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय हैं, हीनयान, महायान, ये दोनों ही बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से बीएड कार्यक्रम की अवधि कितनी है? 2 वर्ष है। कितनी है? 2 वर्ष। और भारत में प्राथमिक शिक्षा सर्वप्रथम किस राज्य ने अनिवार्य की थी? तो वह
तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो सी है राइट है, बड़ौदा समिति। देखिए यहाँ पे बड़ौदा रियासत में वही लगभग 1906 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित किया गया और इसमें 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया था, तो वह बड़ौदा है। मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम के बीएड कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वह स्नातक व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना है। भारत में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु किस वर्ष अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बनाया गया, तो वह 1844 था। विश्व भारती की स्थापना का श्रेय रविंद्रनाथ टैगोर को जाता है। पबजा संस्कार के बाद बालक जो है वह श्रमण या फिर सामनेर कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रमण या फिर सामनेर। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड्स डिस्पैच को कहते हैं। और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा में प्रवेश से पहले उपसंपदा संस्कार होता है। कौन सा संस्कार? उपसंपदा संस्कार बौद्ध में। भारत में शिक्षा के सार्वभौमिकरण में जो मुख्य बाधा है उसमें निर्धनता भी है, सामाजिक पिछड़ापन भी है और निरक्षरता भी है। कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एडम रिपोर्ट की मुख्य संस्तुति थी शिक्षा के आंकड़े इकट्ठा करना। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे। और बुनियादी शिक्षा को हम जो है कि सतत शिक्षा, जीवन पर्यंत शिक्षा नहीं, ना तो 15 साल शिक्षा, कुल मिलाकर के इसको हम नई तालीम के नाम से जानते हैं, वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जानते हैं, बेसिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। शिक्षा के समान अवसरों की अवधारणा का निम्न में से किसी एक से संबंध नहीं है, तो वह है नवोदय विद्यालय। जन शिक्षण निलयम जो है यह प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। नेहरू ग्राम भारती एक मानित विश्वविद्यालय है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध न्यूनतम शिक्षा सुविधाओं से है। कोठारी कमीशन के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति था। तो यहाँ पे कोठारी आयोग ने पंचमुखी कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। भारतीय शिक्षा का आरंभ वेदों से माना जाता है। अपरा विद्या का संबंध लौकिक विद्याओं के ज्ञान हेतु था। आध्यात्मिक विकास में परा विद्या की बात करेंगे। अगला प्रश्न 10 शिक्षा पदानी जो है ये बौद्धकालीन शिक्षा से संबंधित है। प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद का प्रारंभ 1813 के आज्ञापत्र से हुआ। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई? 1921 से। एक वेद का अध्ययन करने के लिए कितना समय निर्धारित था? 12 वर्ष। ठीक है। बौद्धकालीन शिक्षा की व्यवस्था है अष्टांग मार्ग, 4 आर्य सत्य, निर्वाण। ये बौद्धकालीन शिक्षा की क्या है? व्यवस्था है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। वैदिक कालीन शिक्षण पद्धति जो थी वह मौखिक थी डियर फ्रेंड। पराविद्या का प्रमुख उद्देश्य था आध्यात्मिक विकास करना। क्या था? आध्यात्मिक विकास करना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना नवंबर 1956 में हुई थी। द स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक इवान इलिच हैं। नैक का मुख्यालय कहाँ है? नैक का मुख्यालय बेंगलोर में है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA का प्रारंभ मार्च 2009 में किया गया था। भारत में प्रौढ़ शिक्षा हेतु निर्धारित आयु वर्ग आपका 15 से 35 वर्ष है। सर्व शिक्षा अभियान के जो घटक हैं उसमें शिक्षा गारंटी योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, मध्याह्न भोजन योजना, ये सभी योजनाएं इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। और 493 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बेसिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा थी। वैदिक काल में क्षत्रिय बालकों को गुरुकुल में प्रवेश जो है वह जब वो बालक 11 साल भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, 12 भी मिल जाएगा। ठीक है, 11 साल मिला करके वैदिक काल में क्षत्रिय बालकों को गुरुकुल में जो प्रवेश है वो कब मिलता था? अगर इसमें ऑप्शन आपको 10 मिलता है तो वो बेस्ट ऑप्शन है। अगर 10 नहीं है तो आप 11 के साथ में जाएंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के 10 वर्ष की आयु पर क्षत्रिय बच्चों का एडमिशन मिलता था। ठीक है, 10 वर्ष की आयु पर। लेकिन अगर 10 ऑप्शन में ही नहीं है तो फिर आप 11 के साथ में चले जाएंगे। ओके, और 12 वर्ष की आयु में वैश्य बच्चों का होता था। मुदालियर कमीशन का कार्यक्षेत्र क्या था? माध्यमिक शिक्षा। क्या था? माध्यमिक शिक्षा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की जो स्थापना है 13 जून 2005 को हुई थी। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा के जो केंद्र थे वो मदरसे हुआ करते थे। त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था?
केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद केब ने 499 क्वेश्चन नंबर पर हम आ गए हैं। और इसी के साथ हम आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, एक छोटा सा कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी सुपर फास्ट रिवीजन कर पाएँ। मुक्त विश्वविद्यालयों की विलक्षण विशेषता है प्रवेश और परीक्षा नियमों में उदारता होना। आज का आखिरी प्रश्न है, ठीक है। अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो हम नेक्स्ट पेपर का भी 500 क्वेश्चंस करा देंगे। ओके, अगर आप चाहते हैं कि जो नेक्स्ट पेपर है हमारा सेकंड पेपर, उसके भी हमें 500 क्वेश्चंस मिल जाएं और थर्ड पेपर के भी 500 क्वेश्चंस मिल जाएं तो आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हमारा 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। आप पेपर देने जा ही रहे हैं तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान की कृपा रही तो जितना पढ़ा है, जितना पढ़ाया है, जितनी हमारी मेहनत है वो रंग लाएगी, वहीं से आपको पेपर मिलेगा। थैंक यू सो मच।